स्वागत है आप सभी का अग्रविजन चैनल में और आप देख रहे हैं कार्यक्रम युवा सोच न्यू अप्रोच। आज हमारे साथ डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी उपस्थित हैं, जो एक महान शिक्षाविद, समाजसेवी, आर्थिक और भौगोलिक मामलों के गहन जानकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज हम चर्चा करेंगे युवाओं से संबंधित कुछ आर्थिक सामाजिक मामलों के विषय में। तो आज का हमारा कार्यक्रम इसी विषय के ऊपर केंद्रित रहेगा। सर, एक त्वरित मुद्दा आजकल आ रहा है कि भारत 2047 तक विश्व का एक विकसित देश बन चुका होगा, पर बहुत लोग इसे शक की निगाहों से देखते हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? ये लक्ष्य है 2047 क्यों है? क्योंकि हमारे आज़ादी के 100 साल हो जाएंगे। और जब आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसमें जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, उनका एक लक्ष्य था कि भारत एक समृद्धशाली विकसित राष्ट्र बने, जिसमें सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध हों। इसी के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, अनेकों लोग जिन्होंने अपने बलिदान दिए। महात्मा गांधी ने उन सबको ग्राम स्वराज की ओर मोड़कर जन आंदोलन बनाया। उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो काम हमें 1947 में प्रारंभ करने चाहिए थे, दुर्भाग्य से देश का नेतृत्व वेस्टर्न सोच के प्रधानमंत्री के पास था, जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ, जिसने गरीबी देखी नहीं थी, जिसने अपनी माँ को कभी काम करते हुए देखा ना हो। उसको क्या मालूम कि गरीबी क्या है और उसको दूर कैसे किया जाए। इसलिए फिर आज नेतृत्व 1990 के बाद धीरे धीरे एक परिवर्तन हुआ। एक परिवार से निकलकर आगे बढ़े और उसने देखी हुई गरीबी लोगों ने। जो चौधरी चरण सिंह 1980 में बने, उनको किसान की समस्याओं का डायरेक्ट सीधा मालूम था। बीपी सिंह भी बेशक थोड़े पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली फॉरवर्ड थे, परंतु वो भी गरीब का देख के आया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। चंद्रशेखर जी तो उनका तो वेशभूषा से, परंतु अटल जी के टाइम में जो शुरू हुआ परिवर्तन, जो नरसिम्हा राव ने शुरू किया था, देश के अंदर जो सो कॉल्ड समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जो सोवियत मॉडल था, जो सोवियत में फेल हो गया जब 1990 में, तो यहाँ नरसिम्हा राव जी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने हिम्मत की और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किया। आज 1990 से हम समझो 35-36 साल हुए हैं, तो गति पकड़िए, नहीं तो हमारी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये कह के लोग चिढ़ाया करते थे। 2-3% की ग्रोथ हो, 3-4% की महंगाई बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन से बराबर। तो कैसे सोचेगा आम आदमी, कैसे हो सकता है? हो सकता है ये जब से अटल जी आए तो उन्होंने ये दिखाया कि ग्रामीण क्षेत्र को सड़कों से जोड़कर नेशनल हाईवे बना के एक गति दी। पर नरेंद्र मोदी जी तो एक खुले विजन से आए, जिसकी माँ ने चूल्हे पे रोटियां बनाई हों, जिसकी माँ छोटे मोटे काम करके बच्चों को पढ़ाती रही हो, उसने गरीबी को देखा भी, भुगता भी, और उसको ये भी मालूम है कि इस देश की समस्याएं क्या हैं। क्योंकि सारा जीवन संघ से निकलकर या तो वो तो अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए बद्रीनाथ, केदारनाथ पहाड़ों पर चले गए थे, परंतु स्वामी विवेकानंद जी के सारगाछी आश्रम, उनके गुरु भाई से मिलने के बाद उनको एक दिशा मिली कि उनको लगा कि शायद नरेंद्र का काम, जो स्वामी विवेकानंद बाद में बने, उस काम को पूरा करने के लिए शायद नरेंद्र की ही आवश्यकता है। तो उसने अपने आप को उस हिसाब से ट्रेंड किया और बड़े लक्ष्य लेकर काम करने के। सर, एक बीच में ये सवाल बच्चों के साथ जब मैं बात कर रहा होता हूँ, विद्यार्थियों के साथ बात करता हूँ, कहते हैं कि हमारे देश में इतना करप्शन है, उस स्थिति में केवल ये एक विजन है, डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? ये जो शक की निगाह से देखने वाली, जो मैकाले की पढ़ाई से आप लोग निकल के आए हुए ना, उनको आत्मगौरव विस्मृत हो चुका है, अपना पोटेंशियल अपना भूल चुके हैं। 17वीं शताब्दी तक विश्व की जीडीपी में भारत का योगदान 28-30% था। आप पढ़ाते हैं। हाँ जी। तो उस टाइम भी गुलाम था देश, तो कैसे था?
फिर ये बातें बताएं तो इन बच्चों को भी विश्वास होगा, जब था तो फिर हो सकता है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। भारत का जो पोटेंशियल है, भारत की जकड़न जो है आज भी, नई शिक्षा पद्धति से ये दूर होने में भी 10 साल लगेंगे और हम खुलना प्रारंभ हो जाएंगे मुझे लगता है उम्मीद से पहले। आज हम 5 ट्रिलियन से शायद नीचे हैं, 5 पौने 5 हो और पहुंचना है 50 तक, तो लंबा गैप है। तो एज ए विशेषज्ञ आप ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को लगता है कैसे पहुंचेंगे वहाँ तक, परंतु उसके सिम्टम्स या उसके आधार एक चीज़ से तो नहीं आएंगे। भारत यदि विकसित हो, और चीन हमारे लिए रोल मॉडल, बड़ी जनसंख्या का, अमेरिका नहीं मानता मैं, तो चीन ने यदि 1990 से ही शुरू हुआ है खुलना, उसका कम्युनिज्म के ढांचे के अंदर रहकर उसको 2 एडवांटेज मिल गई। डिक्टेटरशिप, जो काम नहीं करेगा उसको हायर एंड फायर को पूछने की ज़रूरत नहीं, और काम करने के लिए एक अनुकूल वातावरण। चीनी जो अमेरिका में थे वो सारे के सारे देशभक्त हर व्यक्ति होता किसी भी देश का, उन्होंने वहाँ से टेक्नोलॉजी सीखी चुपचाप कि उनके लिए चोरी नहीं मानी जाती है। चीन में टेक्नोलॉजी वहाँ से ले आए, पैसा कमा के वहाँ से ले आए और चीन को आगे ले गए, बहुत आगे बढ़ा। और हमारे लोग वहाँ खुश हैं CEO बनने के बाद ही। बस आज 25, 30, 50 फॉर्चून 500 के CEO शायद भारत के होंगे। बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्रांति सारी हमने की। आज अगली क्रांति जो आ रही है वो भी भारत लीड करे, उसके लिए किसने सबसे पहले सोचा? नरेंद्र मोदी ने, जिसको अनपढ़ भी कहते रहे ये लोग, क्योंकि जो 10वीं 11वीं के बाद तो उसने पढ़ाई अपनी मेहनत से ये प्रैक्टिकल किए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ने आया इमरजेंसी, मुझे पता है, कितने लोगों को पता है ना, उसका कोई लक्ष्य था उस टाइम। BA कर ली, फिर MA भी कर ली, परंतु धीरे धीरे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गुजरात से लेके आया और पहले करके दिखाया। गुजरात आज कोरिया की ग्रोथ रेट के बराबर 2008-9 में पहुंच गया था। इसको तो आप आंकड़ों से भी मानेंगे। यदि कोरिया की आबादी, जितनी आबादी को वो लीड कर सकता है, तो पूरे भारत को करने के लिए आपके पास एक मॉडल तो है। सर, साथ ही आज की युवा पीढ़ी के समक्ष एक और मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है, वो है सर ईरान और इज़राइल और अमेरिका का जो युद्ध हुआ है, कि कहाँ हम आगे बढ़ने की बात कर रहे थे, और क्योंकि क्रूड ऑयल और एनर्जी सिस्टम वहीं से मेंटेन होता है, तो दोनों की लड़ाई से भारत के ऊपर आपको क्या लगता है कि क्या ज़बरदस्त फ़र्क पड़ रहा है, और भारत इसमें अपनी क्या भूमिका निभाए? दोनों ही भारत तो ये कहता है कि हम मित्र हैं, हम अमेरिका के भी मित्र हैं, इज़राइल के भी मित्र हैं, और साथ साथ ही है कि हम ईरान के भी मित्र हैं। नहीं, ईरान के हम पूर्वज हैं, मित्र ही नहीं। हाँ जी। ईरान आर्यन है और वो आज भी अग्नि पूजक हैं। आज भी घर के अंदर रीति रिवाज हमसे ज़्यादा मिलते हुए, परंतु आप ये देखिए सारे क्राइसिस में पूरे विश्व में इतनी बड़ी आबादी वाला एकमात्र देश है जो अपने लोगों को वो हर चीज़ उपलब्ध करा रहा है जो उसको चाहिए थी। कहीं पर भी चेन जो आपकी बोलते हैं उसमें ब्रेक नहीं, सप्लाई। सर, इसी से संबंधित एक प्रश्न और समक्ष आता है हमारे, और बच्चे भी अक्सर पूछते रहते हैं कि जो चाइना है, अब 1962 में एक हमारा युद्ध हुआ था, उसके बाद कोई मेजर कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो क्या चाइना को हमें आज एक दुश्मन देश की भांति देखना चाहिए या एक शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी के रूप में देखना चाहिए जिसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं? ख़ास तौर पर जब अमेरिका जिस तरीके की हरकत कर रहा है, तो क्या भारत की भूमिका यहाँ पर भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है? महत्वपूर्ण हो सकती है, हो रही है, और इसी भूमिका की जितनी महत्वपूर्ण होगी उतना ही हमारा जो स्वप्न है 2047 का पूरा होगा। चाइना और हमारा कल्चरली हम एक रहे हैं, वो हमारे बुद्ध को अपना बना लिया, मानते नहीं है, अभी खुल के नहीं मान रहे, परंतु चल रहे हैं उस रास्ते पर, और हमारा प्रतिस्पर्धी रहेगा, क्यों पड़ोसी प्रतिस्पर्धी रहेगा। जैसे पाकिस्तान और भारत हमेशा प्रतिस्पर्धी रहेंगे, बेशक कितना ही छोटा है वो, और तंग करने के लिए छोटा भी तंग कर सकता है, पर चाइना और हम बराबर हैं जनसंख्या में भी और दमखम में भी, तो प्रतिस्पर्धी ही मानकर पड़ोसी हम बदल नहीं सकते। चाइना को कभी मंगोलिया राज करता था चाइना पे 200 साल पहले, कितने लोगों को पता है? बच्चों को नहीं पता। चंगेज़ खान ने पूरा कंट्रोल कर रखा है।
चंगेज़ खान तो बहुत पहले हो गए, मैं कह रहा हूँ 200 साल पहले तक। और चाइना जो आज साइज है वो सारा चाइना की जो दीवार जिसको बोलते हैं वो बीच में है आज। और दीवार हमेशा सुरक्षा के लिए किनारे पे बनती है। तो उसी से अंदाज़ा, क्योंकि बच्चों को ना तो बेचारों को कोई भूगोल पढ़ाता ना इतिहास पढ़ाता, तो चाइना भी आज पैसे वाला है। पैसे वाला दमखम कम हो जाता है, सीधा नहीं मर सकता। 2 बार कन्फ्रंटेशन ली ना हमसे। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर क्या कहते थे, एंथोनी साहब, हम सड़कें इसलिए नहीं बना रहे कि हमारी सड़कों से चीन यूज़ करके अंदर आ जाए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर सलामी लेते हुए गिर जाता था। और आज जो हैं हम, कितना वो गैलवान और ये सब कुछ हुआ कि कोई फ़र्क पड़ा हमारे? नहीं, कोई फ़र्क नहीं। सारी सड़कें बना दी हमने टॉप तक। हम पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर और लद्दाख तक सड़कें बना दी, रेलवे को ले जा रहे हैं, सब पुल बना दिए। क्यों? हमें ये भी पता है कि युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता है। युद्ध लड़ना कोई नहीं चाहता, परंतु युद्ध की तैयारी ना हो तो दूसरा अंदर आ ही जाएगा। मुझे वो दिन याद है जब नेफा में आ गया था। वहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर थे, हमारे एक मित्र थे झा, कहना जी हमें ये आदेश आ गया था दिल्ली से कि करेंसी जलाकर पुल तोड़कर आसाम आ जाओ। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है कि भारत से कोई नहीं उलझना चाहेगा। भारत ने वो सारे हथियार बना लिए अपनी उससे, और कल जो लेटेस्ट हमने एटॉमिक एनर्जी में भी अपनी टेक्नोलॉजी से प्लूटोनियम बनाकर बिजली बनाने का कडप्पा, ये तमिलनाडु में बड़ी सक्सेस प्राप्त की। आज हमारे किस चीज़ में पीछे? मेरे यहाँ के बच्चे यदि चांद वाले उसमें मिशन में शामिल हैं, यहाँ के पराशर लड़का शर्मा था, तो एक से एक हमारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं। इन आज मान लो आप इकोनॉमिक्स में क्या है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बचाते हो आप? सर अगर उसके अकॉर्डिंग तो एडम स्मिथ को बोलना पड़ता है, बोलना पर पड़ता हम है। चाणक्य के बारे में भी बताते हैं। अब शुरू हुआ है वो भी, मैं 10 साल से यहाँ, वो हमारे ही जो प्रोफेसर साहब हैं हांसी के, वो जाके जब हार्वर्ड में सक्सेस हो गए, उन्होंने उनको बढ़ा दिए जितने भी 50 थ्योरी उन्होंने बताई हैं कम से कम। और वो 50 की 50 में से 15-20 को नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने क्या किया, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे केवल ग्राफिंग की है, एक भी नया शब्द नहीं जोड़ पाए। परंतु आप पढ़ाओगे अभी मजबूरी और 2-3 साल। परंतु फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इससे रिलेटेड भी मैं आपसे एक प्रश्न जरूर पूछूंगा। सर भारत अगर आज की स्थिति में देखें तो पिछले 15 सालों से आर्थिक भौगोलिक रूप से एक मिडिल पावर तो बन ही चुका है, कम से कम एशिया में तो आप कह ही सकते हैं। और यूरोप और अमेरिका ने जिस तरीके का नेतृत्व पिछले 50 सालों में दिया है, तो उसको नेतृत्व कहाँ कहा जा सकता है? हर जगह हमने कन्फ्लिक्ट फेस किया है। तो क्या भारत को अब नेतृत्व अपने हाथ में लेने का प्रयास करना चाहिए, या फिर लोगों को मिला के, जैसे भारत, चाइना, रशिया सब मिल के कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि ये जो कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं वो रिमूव हो सकें? वो जो सारी चीज़ें सोचता है कोई आदमी, वो ऑलरेडी हो रही हैं। ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स नहीं, वो क्या है जो नाम गिना रहे हो आप, वही देश है? हाँ, वही देश है सर, एक्सेप्ट अमेरिका। हाँ, एक्सेप्ट अमेरिका। क्वेड क्या है? उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। किस लिए है? कि जापान ऑस्ट्रेलिया को सुरक्षा चाहिए। वो अमेरिका दे सकता था, पर इधर हम ही दे सकते हैं। हम वो सारी भूमिकाओं में प्रवेश कर चुके हैं। पड़ोसी को मदद करना, लोन से मदद करना, सैनिक उनको, जैसे आज हमने मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान ने सऊदी अरब से रक्षा समझौता किया। अब उस यूएई का साथ दे, अरब का दे या ईरान का दे, पर हम सबसे बराबर के। एक ही प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री है जो इस क्राइसिस में हर तीसरे दिन दोनों तीनों से बात करता रहा। लगातार बात चल, तो ये सक्षम है। यूरोप हमारे पास आके समझौता करके जा रहा है। यूरोप अमेरिका से दूर हटना शुरू हो गया। फ्रांस ने अपना सारा सोना पिछले 1.5 साल में अमेरिका से विड्रॉ कर लिया, ताकि अमेरिका की इकोनॉमिक पे असर पड़ जाएगा। जब लोगों को पता चलेगा विश्वास खत्म हो रहा। हथियार हम खरीद रहे हैं तो राफेल ले रहे हैं, अमेरिका से नहीं ले रहे। और राफेल ने सक्सेस दिखा दी हमारे पाकिस्तान में जब स्ट्राइक की। आज हम वो सारे काम जो करने चाहिए, और ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। फ्रांस राफेल पे कितना बोले हमारे राहुल और उसके चेले चपटे, सक्सेस दिखा दिया हमारे राफेल ने। टेस्टेड है वो, बैटरी टेस्टेड है। और
राफेल दे दिया जी, हम अंबानी को दे। अनिल अंबानी के पिछले 3 महीने में क्या स्थिति आ गई। अगर मोदी किसी से दोस्ती निभाने के लिए देश को खराब करे तो वो मोदी संभव ही नहीं। अब उस मोदी को पीछे करने के लिए सारे अमेरिकन थिंक टैंक सब लगे हुए हैं। वहाँ का जितने पैसा खर्चने वाले लोग हैं वो लगे हुए हैं। अंत में आके जॉर्ज सोरोस तो बिल्कुल उखाड़ना वो ही तो चाहता है। और उसका बस चले। उखाड़ना चाहता है तो। और आज भी आरोप पैसे लगाने की कोशिश करेंगे ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो, परंतु हो तो ही नहीं। सक्सेस तो सक्सेस रहेगी, त्याग तो त्याग रहेगा। साल के अंदर 4 नवरात्रि होते, 2 होते, दूसरे 2 का किसी को पता ही नहीं। इन बच्चों को पता ना, शायद आपको अब सुना होगा। वो चारों नवरात्रि केवल नींबू पानी पे रहता हो जो व्यक्ति, सवेरे 4 बजे उठ के 2 बजे सोता हो और केवल खिचड़ी या सादे जीवन जीता हो, उसको बताने के लिए कुछ भी बता सकते। अब लास्ट 1-2 महिला मित्रों के नाम लाने की कोशिश की, उधर उसके 4 पासपोर्ट बता के गलती से कल से गाली पूरे हंसी उड़वा रहे हैं। यूएई में नागरिकता किसी को नहीं मिलती, वो भी उसका पासपोर्ट दिखा दिए बना के। आपने मिस्र का बना। ये सारे जो घटियापन तो अमेरिका लीड कर रहा है। मजा है देखो, भारत को आज अमेरिका कुचलना चाहता है। चाइना और अमेरिका दोनों मिलना चाहते थे, चाइना ने समझदारी की है। इसलिए अपनी शक्ति सर्वत्र पूज्यते। शक्तिशाली बनने के लिए आपको एक चीज़ में नहीं काम करना पड़ेगा, हर फ्रंट पे करना पड़ेगा। भारत का कॉपर नहीं, कॉपर ना निकले तो जो ईसाई मिशनरीज ने प्लांट सबसे बड़ा बंद करा रखा है। प्लांट तो सरकार का था, अनिल अग्रवाल ने लिया, नहीं चलने दिया। दूसरा कॉपर प्लांट गोवा में लगा रहे थे, जिंदल ग्रुप नहीं लगाने दिया। मछुआरों को आगे कर दिया, हमारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हर भारत की प्रगति को रोकने के लिए जितने षड्यंत्र अमेरिका कर सकता है करेगा। चाइना ने पूरी कोशिश करके अंत में नक्सलवाद को समाप्त करके एक टारगेट लिया 31 मार्च और 31 मार्च को अचीव किया। लाल गलियारा था काठमांडू से, आज काठमांडू में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे बचे हैं जिसमें थोड़ा बहुत है। यूथ रहेगा। परंतु जो नेक्स्ट जन के नाम से बात कर रहे थे, कौन आया नेपाल में? राष्ट्रवादी स्वदेश पार्टी, जो प्रो रैपर भी रहा है और प्रो इंडियन है, इंडियन एजुकेशन है, इंडियन इथोस है। और वो जो मार्क्सिस्ट के अलग अलग ग्रुप थे वहाँ, सबसे। सर इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न आज मिडिल क्लास में आता है। बच्चे जब क्लास में होते हैं तो पूछते हैं कि सर हम इनकम टैक्स हमारे फादर या बाकी लोग देते हैं, लगभग 6% लोग भारत में टैक्स देते हैं, पर एक्चुअल केस में जो लोग टैक्स देने वाले हैं वो 2% बैठते हैं, बाकी लोग तो रिटर्न फाइल करते हैं। तो ये जो 2% लोग हैं उसमें से भी ज़्यादातर जो टैक्स जाता है वो सैलरीड क्लास का जाता है। तो सैलरीड क्लास को गवर्नमेंट ने क्या सचमुच नेगलेक्ट कर रखा है? क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज, चाहे स्टेट लेवल की पॉलिसीज़ हों चाहे सेंट्रल लेवल की पॉलिसीज़ हों, वो जो कंसंट्रेशन है उसका वो सारा का सारा गरीबों की तरफ ज़्यादा है या फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। आपके कितने बच्चे हैं? सर 2। उनमें कोई मान लो 2 में एक कमज़ोर हो हाँ जी और एक बहुत बढ़िया हो, जी। किसकी तरफ ध्यान जाएगा? कमज़ोर की तरफ। तो सरकार का क्या काम है? जिनके पास नहीं है, जिनको आज रोटी की दिक्कत नहीं, रोटी कपड़ा मकान, वही मनोज कुमार की थीम होती थी ना, 10 करोड़ लोगों को मकान मिल गया है। मकान भी वो टूटा फूटा नहीं, ठीक मकान, उसकी मर्जी है, जिसके अंदर पानी, बिजली, सीवर और ये क्या होती है आपकी आज की लाइन वाइन जो सारी चीज़ मिल रही है। तो कहाँ से आ रहा है पैसा? देश से आ रहा है। जो पिलफरेज था, जो राजीव गांधी एडमिट करते थे, मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसे पहुँचता है। आज कोई ये तो नहीं कह रहा कि ये पैसा जो चोरी होता था किस पे जा रहा था? नाजायज़ लोगों के पास। आज यदि इनकम टैक्स जो सक्षम है, जो सबल है, उसको रिलीफ कितना मिला है पिछले 6 साल में? जीएसटी की वजह से भी काफ़ी रिलीफ देने की कोशिश की गई है। नहीं, सैलरी में कितना मिला है? सैलरी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिला है 12.5 लाख तक बिल्कुल एग्जेम्प्टेड है। हाईएस्ट आज भी 30-32% है। कितना है? हाँ सर इतना है। तो अमेरिका में कितना है? अमेरिका में ज़्यादा है सर, 35% से भी ज़्यादा। 90% लोग टैक्स देते हैं।
यहाँ आपने स्वयं माना 6%, 6%। और थोड़ा और ज़्यादा देने लग जाएंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि डायरेक्ट नहीं आता, इसीलिए जीएसटी स्प्रेड ओवर टैक्स है, चुभा किसी को नहीं। जो लक्ष्य था इसको 12 पे लाने का, वो मुझे लगता है अगले 5 साल में 12 पे भी आ जाएगा, और आधी चीज़ें 0 पे हैं, वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये देश सही ट्रैक पर है, आज चुभने वाला टैक्स नहीं है जो टीडीएस, ये जो, और दूसरा ये भी एक मिथ है कि केवल सैलरी क्लास दे रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तो सैलरी इतनी हो गई, ग्रेड इतने बढ़ गए कि उनको जो जितना देना है उससे ज़्यादा सरकार अगला पे कमीशन आ जाएगा। दे रहे हैं वो लोग जो मिडिल क्लास सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अपना काम कर रहे हैं थोड़ा, या जो प्राइवेट सेक्टर में जिनकी सैलरी ज़्यादा है। अब मेरा भांजा भी कल मिला, माइक्रोसॉफ्ट में 1 करोड़ के पैकेज पे था, कोई ऑस्ट्रेलियन कंपनी में सीधा 2 करोड़ पे गया, वो लोग दे रहे हैं टैक्स। आप जो सरकारी कर्मचारी भी मेरे ख्याल क्लास 4 तक तो कोई टैक्स वैक्स है ही नहीं। इसलिए कि मिथ बन गया है, और कितना ही दे दो सरकारी आदमी को। करप्शन कहाँ है जिसको जिक्र करते हैं, आपने भी किया भारत में करप्शन कहाँ नहीं है। अमेरिका में अमेरिका के स्टैंडर्ड का है, चाइना के अंदर है, बड़े बड़े लोग पर वहाँ गोले से उड़ा देते हैं, पता भी नहीं चलने देते। ये व्यक्तिगत वो चीज़ें हैं जो आदमी के मानव प्रकृति का हिस्सा है। लालच, लोभ, क्रोध, ये सारी चीज़ें जब से सृष्टि की रचना भी जब से हैं रहेंगी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से करप्शन बहुत हद तक दूर हो गई है। मेरा असेसमेंट होके आ भी लिया है जी। कभी सोचा था, कभी फेसलेस हो गया है जी। सारा का सारा कॉलेज के हमारे अपडेट असेसमेंट हैं, रिन्यू होना हुआ, उसके बावजूद रहेंगी। 140 करोड़ का देश है, अलग अलग पार्टी हैं, 55 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन सबको भी आज हिमाचल का एग्जाम्पल है ना सबके सामने। सैलरी नहीं बांट पा रहे और फ्री बांटने निकल रहे हो हर चीज़। इसलिए सब चीज़ों की एक सीमा है, उस सीमा तक आते हैं। लोग समझदार हैं, कोई सरकार नोट छापेगी तो महंगाई बढ़ेगी। चिदम्बरम साहब ने लोगों को नहीं पता, बताओ लोगों को कि नकली नोट छापकर इस देश की इकॉनमी में से कितना पैसा निकालने की कोशिश थी। मैटर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं कि पाकिस्तान से वही कागज़, वही शाही दिलवा दी जो हमारे नोट की है। इसलिए बहुत कुछ इस देश को बेच रहे थे लोग। इस देश को बिकने मत दो और इस देश के लिए जीना सीख लें। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे ये सारे नौजवान देश के लिए जिएं, आवश्यकता हो तो देश के लिए फ़ौज में भी जाएं, जिसके लिए इस साल भी इनके साथी 15-20 बच्चे कमीशन अफसर बन के गए हैं। आज भी एनसीसी के ब्रिगेडियर साहब आए हुए हैं। तो देश को सब लोगों की ज़रूरत है। केवल अच्छे सीए नहीं चाहिए, केवल अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं चाहिए। इस देश को अच्छा क्लास 4 एम्प्लॉय से लेकर प्रधानमंत्री चाहिए, और वो हमने शिक्षा के माध्यम से देना है। ये एजुकेशन सिस्टम में शायद आपका मैं प्रश्न पढ़ रहा था अभी, परिवर्तन आने में एजुकेशन सिस्टम में ये लागू होने में भी 5 साल और लगेंगे। 5 साल और लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो फेजेस में है। नीचे से लागू कुछ कर रहे हैं, कुछ ऊपर से कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक बढ़ रहे हैं। भी रहता है, कन्फ्लिक्ट रहेगा और अलग अलग राज्य का रहेगा। तमिलनाडु में हिंदी नहीं पढ़ने दूंगा, मैं हिंदी नहीं पढ़ने दूंगा। अरे तेरे अपने तमिलियन से वोट इसी बात पे करा ले कि उनको कौन सी लैंग्वेज पढ़नी है जिससे नौकरी मिले। नौकरी के लिए उनको बेचारों को, आज पहला राज्य बन गया तमिलनाडु जिसमें एक भी ब्राह्मण को टिकट नहीं दी किसी पॉलिटिकल पार्टी। क्यों? कि वो पढ़े लिखे हैं, दिमाग वाले हैं। तो जो जाति की तो बात करते हो आप, अरे दिमाग वालों के बिना तो कोई वर्ड नहीं चल सकता। मर्द भी चाहिए, दिमाग वाले भी चाहिए, मेहनती भी चाहिए और टेक्निकली भी चाहिए। सर, ये बच्चे भी कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे। क्या इंडिया 2030 तक फुली इलेक्ट्रिक बनने की ओर तेज़ी से बढ़ रही है, और अगर हाँ तो वो 2030 तक ट्रांसपोर्टेशन फुली इलेक्ट्रिक कर पाएगी? जो एक तो हमें पढ़ाने वाले लोग हैं ना, जो कहते हैं इलेक्ट्रिकल ये हो जाएगा तो पोल्यूशन कम हो जाएगा। मैं 76 साल की उम्र में ये सारी चीज़ सुनते सुनते जो उन्होंने कहा एक्सपर्ट्स ने, वो हमने सरकारों में भी राह किया। मेट्रो आ जाएगी तो दिल्ली की भीड़ भाड़ ख़त्म हो जाएगी। मेट्रो को साहब सिंह और मैं ज़बरदस्ती लाए थे
सब ने मना किया, इतना महंगा सौदा, घाटा हो जाएगा, कौन देगा। आज चाइना के बाद सबसे ज़्यादा मेट्रो हमारे पास है। दिल्ली में भी 300 किलोमीटर है। तो यातायात कम हुआ क्या? भीड़ भाड़ कम हुई क्या? पोल्यूशन कम हुआ क्या? फिर सीएनजी ले आएंगे तो ये हो जाएगा। सीएनजी के सुप्रीम कोर्ट का आदेश 6 महीने में सारे सीएनजी इतने स्टेशन खोल दो। हम सरकार खोल दिए, वो हो गया। पोल्यूशन कम हुआ क्या? अब इलेक्ट्रिकल का एक वो डाल दिया हमारे दिमागों में बोझ। इलेक्ट्रिसिटी किससे पैदा होगी? फिर कोयले से या गैस से, तेल से, या भगवान सूरज से। तो हम प्रकृति के पूजक थे, तो मोदी जी ने सोलर अलायंस बनाया कि पॉल्यूशन फ्री रहना है तो प्रकृति के नज़दीक जाना पड़ेगा आपको। और प्रकृति को ही हम दूषित करके फिर कहेंगे प्रदूषण हो गया जी, ये बारिश क्यों आ रही है बिना टाइम की, आंधी क्यों आएंगी ना। हमने छेड़छाड़ कर दी। मेरे माँ बाप, दादा दादी है, उनसे पूर्व ज़्यादा होशियार थे ना। पेड़ को भी पानी दे रहे थे, सूरज को देते थे, और हम हंसते हैं सूरज को पानी देने से सूरज पे पहुंच गया क्या? हमारी ये पीढ़ी सारी जो जैन जी है, जो कहते, उसको नहीं समझाया ना किसी ने, उसको बताया ही नहीं कि बेटे जाता है, पहुंचता है। बता दो तो आप हंसेंगे थोड़ी, आप भी देंगे। भाई अपने आसपास का वातावरण शुद्ध रहे, शुद्ध हवा मिले हमें, शुद्ध पानी मिले, खाने की चीज़ें शुद्ध मिले, तो सबका जीवन चलेगा ना। आज कैंसर कितना बढ़ गया, पेस्टिसाइड कितना यूज़ है। जितनी मैक्सिमम लिमिट है उससे ज़्यादा पेस्टिसाइड आपके पेट में जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में तो बिल्कुल पानी शुद्ध नहीं बचा, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा फसल। तो बेटे बैलेंसिंग जीवन में ज़रूरी है। इसलिए ईवी वाले प्रश्न को मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ कि मैंने ये सारे देखे हैं। सर, आप जेन जी और जेन अल्फा को किस तरह देखते हो, और आपके अकॉर्डिंग क्या ये जनरेशन हमारे इंडियन कल्चर में कुछ पॉजिटिव चेंजेस ला पाएगी? पहले तो ये नाम पहले 3-4 साल पहले किसी ने सुने थे? नहीं ना। ये हमारे पहले तो ये वर्ड में ऐसे नाम थोपते हैं। अरे हमारी तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन से खुशी क्यों मनाते हैं? 15 साल 16 साल के बाद कहते और खुश होते हैं। और अमेरिका या यूरोप में तो क्या 18 साल का मैं इंडिपेंडेंट, बच्चा इंडिपेंडेंट, तो अलग जाके घर में रह ले, ये स्थिति है। तो हमारी जैन जी जो परिवार में रहेगी वो देश के बारे में भी सोचेगी, माँ बाप की भी, संस्कृति के बारे में, और कोई खतरा नहीं है। मंदिर में जाने वाला किसी ड्रेस में जाओ, भगवान को कहता भाव देख रहे हैं, परंतु फटी जीन में मत जाओ। मैं कई बार सोचता हूँ ये गरीब क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ भी बच्चों को देखता हूँ, ये फटी हुई है, वो महंगी ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं भाई? ये प्रश्न अपने से पूछो, भाई गर्मी लग रही है इसलिए इसको फाड़ रखा है क्या? फिर इतनी मोटी क्यों पहन रखी है? कोई प्रश्न पूछता नहीं, कोई टीचर की हिम्मत नहीं, माँ बाप की हिम्मत नहीं। मैं अपने घर भी देखता हूँ। मैं अपनी पोती एक दिन पहन में पूछा, बेटा इसका एडवांटेज बता कुछ। कोई चीज़ का क्यों का प्रश्न का जवाब आना चाहिए ना। बाल ज़्यादा रखने चाहिए क्यों, जवाब आना चाहिए। बॉब कट करना चाहिए, उसका भी जवाब पता होना चाहिए। दोनों में लाभ भी है, हानि भी है। ओवरऑल मेरी पर्सनालिटी के लिए मुझे क्या चाहिए ये तो देखना पड़ेगा। नहीं, फैशन के लिए मैं देवानंद जैसे ही बाल रखूं या राजेश खन्ना वाले, वो हमारे टाइम में वही थे। अब मान लो इस बच्चे के बाल का स्टाइल अलग है, इसका अलग है। अब कोई ने कहाँ से देखा है इन्होंने, या तो बताएगा कोई, तभी तेरे चेहरे के लिए ऐसे ठीक रहेंगे। मेरा भी पोता आया था, वो MBA करके ऑस्ट्रेलिया, अब उसके बाल कई दिन पहले वो दूसरे थे। मैं बेटे इन बालों से तेरा पता चल रहा है क्या कुछ? यही बता दे किसकी कॉपी कर रहे थे। वैसे तो जितने कम रहेंगे, हमारे टाइम में तो क्या फौजी कट बोलते थे। और जिस स्कूल में हम पढ़े उस स्कूल का फिजिकल टीचर इतना वो मजबूत और इतना था, आज भी याद आता है, 95 साल का, कि पकड़ के बड़े बाल वालों को बाल ही पकड़ के नाई की दुकान पे ले जाता और कटवा देता था। आज सोच सकता कोई? माँ बाप ही नहीं कह सकते। इसलिए बड़ों का कहना मानने में कभी दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा हम
ये भी एक अनुशासन का हिस्सा है, ट्रेनिंग का हिस्सा है, एक दिन में नहीं होते। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम फिर से हाजिर होंगे नए प्रश्नों के साथ युवा सोच न्यू अप्रोच कार्यक्रम में।